Hello everyone. Welcome to the first lecture of our new chapter that is oscillation. This chapter is very interesting और easy भी है और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो अगर हमें इस चैप्टर का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अगर प्रॉपर है तो हम कई तरीके के न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आगे हमारा चैप्टर है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स। वहाँ पर भी हमें इसी चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उनका यूज़ होने वाला है, तो इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऑसिलेशंस की बात करूँ तो ऑसिलेशन क्या है, बेसिकली एक मोशन है। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है ये मोशन, तो जहाँ कहीं भी आपको कोई पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होते हुए दिख रहा है आप समझ लेना वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। एंड वी कैन से दैट पार्टिकल इज मेकिंग ऑसिलेशंस। अगर क्रूड एग्जांपल दूं मैं तो आपको क्लॉक का पेंडुलम पता है, जो पुराने ज़माने में क्लॉक्स हुआ करती थी खास करके उनको तो पेंडुलम रहता ही था। आज भी कई तरीके के जो न्यू क्लॉक्स है वॉल क्लॉक्स खास करके वहां पर भी हमें पेंडुलम देखने को मिलता है। तो वहां पर जो पेंडुलम है हमारा वो ऐसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहा है एंड दिस मोशन इज हैपनिंग रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दस वी कैन से द पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग। इवन हमारा जो स्विंग होता है, स्विंग पर भी ऐसे ही मोशन चल रहा होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड है ना वक्त के साथ, तो वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन है। साथ ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये सीलिंग है। सीलिंग से मैंने क्या कर लिया है, इस तरीके से एक स्प्रिंग को अटैच किया है और स्प्रिंग के नीचे कोई एक ब्लॉक लगा दिया है जिसका मास है m। मान लीजिए मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल किया और छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, this block will also move up and down about one particular position, so we can say that block is vibrating, it means the block is basically performing oscillations। ठीक है, तो हमारे इर्द गिर्द ऑसिलेशन हर जगह पे है। यहाँ तक कि हम जब बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। चलेगा। नाउ ऑसिलेशन में हमें बेसिकली क्या समझना है, सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक ऐसे ऑसिलेशंस के दो टाइप है, उसमें भी हमें समझना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे जब मैं बात करूंगा तो आपको बताऊंगा नॉन हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बेसिकली हार्मोनिक का अर्थ मीनिंग क्या हुआ, हार्मोनिक मतलब कोई भी चीज जो टाइम के साथ स्मूथली रिपीट हो रही है ना। कोई भी मोशन अगर स्मूथ है और वो टाइम के साथ रिपीट हो रही है तो हम उसे कहेंगे हार्मोनिक मोशन। और जैसे कि हमने कहा ऑसिलेशंस दे आर हार्मोनिक इन नेचर। ठीक है, सो ऑसिलेशंस आर हार्मोनिक नेचर। तो फिर सिंपल हार्मोनिक क्या है, तो सिंपल हार्मोनिक को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं स्प्रिंग ब्लॉक मैकेनिज्म का। तो मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके से क्या है, एक वॉल है, दिस इज अ वॉल। इस वॉल को मैं ऐसी स्प्रिंग अटैच कर रहा हूं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और आगे मैंने एक ब्लॉक अटैच किया है जिसका मास है m। यहाँ पर अगर आप देखो नीचे तो मान लेते हैं कि नीचे क्या है, एक रेस्टिंग सरफेस है, लेकिन द फ्रिक्शन बिटवीन दिस रेस्टिंग सरफेस एंड ब्लॉक इज निग्लेक्टेड, या फिर आप मान लो कि देर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में फिलहाल जीरो कंसिडर कर रहा हूं, सो आई कैन से रेस्टिंग सरफेस विल नॉट मेक एनी इंटरेक्शन विथ अवर ब्लॉक हियर। तो यहाँ पर आप ऐसे मत समझना कि ब्लॉक जो है वो हवा में झूल रहा है, नहीं, ब्लॉक है तो किसी पर्टिकुलर सरफेस पर ही, बट उसका इंटरेक्शन हम काउंट नहीं करेंगे। चलेगा। अब यहाँ पर जो फिलहाल ब्लॉक है वो जिस पोजीशन पे है उसे मैं एक नाम दे देता हूं, इसको बोल रहा हूं फिलहाल मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक है, हाल हाल के लिए यही हमारी इनिशियल पोजीशन है। अब मान लेते हैं मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्लॉक को मूव करने के लिए सर्टन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। जब मैं इस ब्लॉक को मूव करूंगा इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल हैपन, द ब्लॉक विल मेक डिस्प्लेसमेंट, राइट, ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट करते जाएगा। लेकिन जब मैं इस ब्लॉक को खींच रहा हूंगा विथ सम फोर्स एफ, तो क्या इजीली मूव होगा, ये नहीं होगा। क्या मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ये जो हमारी स्प्रिंग है ना, द स्प्रिंग विल ट्राई टू मूव दिस ब्लॉक इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान लीजिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन द स्प्रिंग विल ट्राई टू मूव द ब्लॉक इन अ रिवर्स डायरेक्शन। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्प्रिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा होता है अगेंस्ट अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है भैया पॉजिटिव डायरेक्शन में, और रिस्टोरिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये रिस्टोरिंग फोर्स, ध्यान से समझना, जब ये रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
डिस्प्लेसमेंट के। अब देखिए जितना दूर मैं ये ब्लॉक लेकर जाऊंगा उतना ज़्यादा मुझे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, उतना जोर से स्प्रिंग क्या करेगा, ब्लॉक को पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट लग रहा होता है रिस्टोरिंग फोर्स, और जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इसलिए अब मैं लिख रहा हूँ द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बट इट इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आप ऐसे देखोगे कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, सच अ मोशन इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो क्या होते हैं, हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। अदरवाइज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू द पावर एन लिखना पड़ता मुझे, जहां पर एन की वैल्यू अगर 1 हो गई तो हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, और अगर वो 2 या 2 से ज्यादा होने लगा, फॉर एग्जांपल अगर वो 2 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक मोशन में आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया तो और इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन उसके चेंज हो जाएंगे। सिंपल की बात करें तो एक्स का पावर क्या हो गया, 1 हो गया। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑसिलेटरी जो मोशंस होते हैं वो पीरियोडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, पीरियोडिक इन नेचर होते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो एक फिक्स्ड पाथ पर होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने मूव किया यहाँ इस न्यू पोजीशन पर और उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होगा, द ब्लॉक विल ट्राई टू रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, बट वो यहाँ पे रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि अब इसके पास मोशन है तो इनर्शिया है, इनर्शिया के कारण ये और आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और यहाँ तक मान लीजिए वो ट्रैवल कर रहा है। यहाँ तक ट्रैवल करने के बाद क्या होती है, हमारी जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस हो जाएगी और फर्दर जो मोशन है इस ब्लॉक का वो रुक जाएगा। तो हमारा ब्लॉक यहाँ से गया राइट की तरफ, राइट से फिर लौटा वो अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ, लेकिन यहाँ ना रुकते हुए और वो चला गया फिर से लेफ्ट पोजीशन की तरफ, और लेफ्ट से वो आएगा फिर से अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ, जिसे मैंने कहा है मीन पोजीशन। तो हम कहेंगे कि हमारे ब्लॉक ने एक पूरा ऑसिलेशन कवर कर लिया है, और फिर इसके बाद वो दूसरे ऑसिलेशन की तरफ बढ़ेगा, फिर तीसरे ऑसिलेशन की तरफ बढ़ेगा। इसलिए ऑसिलेशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, एंड इट हैपन्स अलोंग अ फिक्स्ड पाथ। ठीक है, इट हैपन्स अलोंग अ फिक्स्ड पाथ। आप अगर हमारे वॉच का भी पेंडुलम देख लो, क्लॉक का पेंडुलम, तो ये भी कैसा होता है, एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करता है, स्विंग भी फिक्स्ड पाथ फॉलो करती है। चलेगा। नाउ अब हमने कहा है कि ऑसिलेशन इज पीरियोडिक, it happens along a fixed path. Here the restoring force is directly proportional to your displacement and its direction is opposite to that of displacement, और यहीं से मिलकर आएगा हमारा डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे SHM। तो यहाँ पर मैं इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो लिख लेता हूँ। द डेफिनेशन सेज SHM is a periodic motion, periodic मोशन। किसका पीरियोडिक मोशन, ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल विच हैपन्स अलोंग अ फिक्स पाथ, टेक्स प्लेस, या फिर डायरेक्टली लिख लीजिए मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ या फिर फिक्स्ड पाथ, मोशन अलोंग अ फिक्स्ड पाथ अबाउट मीन पोजीशन, अबाउट मीन पोजीशन। यहाँ पर जो मोशन हो रहा है इट इज हैपनिंग अबाउट दिस मीन पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन पोजीशन को आपको याद रखना है, ताकि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा मीन पोजीशन से ही मेजर किया जाएगा। सो इट इज अ पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ फिक्स पाथ अबाउट अ मीन पोजीशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स is directly proportional, directly proportional to the displacement, to the displacement of particle from mean position, from mean position, and ये जो फोर्स है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अब अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया,
जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में है तो फोर्स निगेटिव साइड में आया, और यही डिस्प्लेसमेंट जब निगेटिव साइड में जाएगा तो फोर्स पॉजिटिव दिशा में लगेगा। दोनों ही केस में इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो उसे ही मैं लिखता हूं, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक है, चलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो इन SHM I can say F is directly proportional to X, but in the direction opposite to the displacement. Now अगर यहाँ पर मुझे सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। सो आई एम टेकिंग F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, और ये माइनस साइन हमें आगे लेना है। सो माइनस ऑफ K इंटू एक्स। K क्या है, K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हम बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट। क्या नाम देंगे, फोर्स कांस्टेंट। और यहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो स्प्रिंग के कारण आ रहा है, इसलिए कई जगह पे इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। चलो, अगर मुझे सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, F अपॉन एक्स। ठीक है, अगर मुझे इसका ऐसा यूनिट चाहिए स्प्रिंग कांस्टेंट का, क्या चाहिए भैया, ऐसा यूनिट, तो K वुड बी इक्वल टू फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज इन टर्म्स ऑफ मीटर। अगर मैं कहूं मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए K का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखो कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स का क्या होता है, L1 M1 T माइनस 2, और नीचे मीटर है, मीटर मतलब L1 हट गया, तो K का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिलेगा। द डायमेंशनल फॉर्मूला K वुड बी L0 M1 T माइनस 2। चलेगा, तो इतनी सारी जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। और SHM के केस में ये जो मैं बॉक्स में आपको रिलेशन दिखा रहा हूं, दैट इज अवर गवर्निंग रिलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या समझना है, दो तरीके के हम SHM पढ़ने वाले हैं। एक है लीनियर SHM, लीनियर SHM, और दूसरा होगा एंगुलर SHM। सेकंड इज एंगुलर SHM। लीनियर SHM में क्या होता है, जैसे ये हमारा स्प्रिंग ब्लॉक मैकेनिज्म था, यहां पर जो ब्लॉक का मोशन है इट इज हैपनिंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ। तो स्ट्रेट पाथ पर अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो उसे लीनियर कहेंगे। और जो हमारा पेंडुलम था, पेंडुलम का जो मोशन हो रहा है तो उसका जो पाथ है, पाथ इज एक्चुअली आर्क ऑफ अ सर्कल। सो उस तरीके के ऑसिलेशन को हम कहेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लीनियर SHM, path of motion is a straight line, और एंगुलर SHM में path of motion is an arc of a सर्कल। ठीक है, इसके साथ साथ और एक चीज समझ लेते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेशन या हार्मोनिक ऑसिलेशन, और दूसरा होता है नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। देखिए, हार्मोनिक ऑसिलेशन किसे कहेंगे, अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो पीरियोडिसिटी तो होगी, बट हार्मोनिक ऑसिलेशन में जो इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन होता है, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक फंक्शन के साथ। इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, और सिंगल सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, सिंगल सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट में निकाल रहा हूं ऑसिलेशन में, सो लेट्स से x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज हार्मोनिक ऑसिलेशन।
चाहो तो आप डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये भी क्या रहेगा, हार्मोनिक ऑसिलेशन रहेगा। नॉन हार्मोनिक में क्या होता है, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, यहाँ पर कॉम्बिनेशंस ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस आते हैं। और खास करके एक चीज नोटिस करने लायक होती है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी बदलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए x इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी ऑफ साइन स्क्वेयर ऑफ ओमेगा टी, या फिर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस बी इंटू साइन 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी, राइट। तो ये जो दो इक्वेशन है, आप ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशन में पहले बार क्या है, ओमेगा है, दूसरी बार क्या है, साइन स्क्वेयर ऑफ ओमेगा है। तो यहाँ पर देर इज अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, सेकंड इक्वेशन में चेंज इन फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर भी देखिए, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी, हियर 2 ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी। तो आप 2 और मोर देन 2 सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस को यूज करके भी इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन वो फिर नॉन हार्मोनिक इक्वेशन कहलाया जाएगा, या नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन का इक्वेशन कहलाया जाएगा। सो दिस पार्ट, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। चाहो तो लिख लो, कैन नॉट be expressed in single simple harmonic function। चलेगा, इतना याद रखना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या पढ़ना है हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्यों पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ी देर के बाद समझाता हूं। चलो, पहले तो मान लो वी हैव अ ब्लॉक, लेट्स से वी हैव अ ब्लॉक हैविंग मास m एंड इट इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल आपको लिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो लेट्स से दिस इज अ वॉल, वी हैव दिस स्प्रिंग, एंड स्प्रिंग के आगे हमने एक ऐसा मास अटैच किया है। तो ये टिपिकली एक स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर हो गया। ये जो इनिशियल पोजीशन है इसकी, इसे मैं कहूँगा मीन पोजीशन। क्या कहेंगे इसको, मीन पोजीशन। एंड दिस कैन मूव इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। सो ज़्यादा से ज़्यादा वो जितना आगे जा सकता है, इसे मैं लिख रहा हूँ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम राइट एंड, एंड दिस इज माय एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक ऑसिलेशन करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना जाएगा और फिर पीछे मुड़कर यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर वो वापस आएगा। मीन पोजीशन से राइट हो या लेफ्ट हो, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट का वो सेम रहेगा। दूसरी एक चीज अभी फिलहाल यहाँ पर हमारा आया ही है तो मैं बता देता हूँ, जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इस पर्टिकुलर ब्लॉक का आफ्टर अप्लाइंग, आफ्टर द ऑसिलेशन टेक्स प्लेस, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये जो एक्स है, एक्स बढ़ बढ़कर जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा वो वैल्यू कहलाई जाएगी एम्पलीट्यूड, जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर, कंसीडर a block of mass m and spring mechanism attached to a wall, attached to a wall, forming spring block oscillator, forming spring block oscillator, and this particular block is now making oscillations. Now for linear SHM, अगर मैं लीनियर एसएचएम कंसिडर कर रहा हूं तो हमें पता है भैया, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और द सिंपली रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय दैट स्प्रिंग वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, इतना हमें पता है। चलो अब देखो कितना छोटा सा एक्सप्रेशन है, फिर से मैं लिख रहा हूँ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन। हमें और एक चीज पता है, वी ऑल्सो नो, क्या होती है वो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भैया ये भी तो चीज हम जानते ही है,
फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे दोनों इक्वेशन को। तो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स। तो क्या मैं a इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डिवाइडेड बाय m इंटू एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, m को हमने शिफ्ट कर लिया। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। अब अगर यहाँ पर रफ में मैं लिख रहा हूँ, इफ x इज द डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हम जानते हैं भैया dx अपॉन dt क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, एंड dv बाई dt क्या होता है, dv बाई dt इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर अगर मैं d dt ऑफ वेलोसिटी को लिख रहा हूँ dx बाय dt, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वेयर इज नथिंग बट माई एक्सेलरेशन, एंड दैट वी हैव टू यूज हियर। सो एक्सेलरेशन को आई एम रिप्लेसिंग दिस एज डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स। अब हम एक काम कर लेते हैं, ये जो माइनस ऑफ के अपॉन एम है इसे मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूं, सो दैट वुड बी डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वेयर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहाँ इसको मैं अभी फिलहाल रफ कर रहा हूँ, आप क्या कीजिए अपने चाहे तो नोट्स में इसको रफ में लिखकर रख दीजिए, चलेगा। अब देखो आगे क्या होगा, ये जो k बाय एम है, दिस k बाय एम, इसको हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं या किसी और लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो पुट k बाय m इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। अब ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे आपको पता होगा जो सर्कुलर मोशन होता है उसके केस में ओमेगा को हम क्या लेते थे, एंगुलर वेलोसिटी। बस सर्कुलर मोशन का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं आगे समझाऊंगा। सो अगर k बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ एंड ओमेगा इज माई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देन फिर क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM। दिस इज माय रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। so this is required differential इक्वेशन ऑफ SHM। चलेगा, यहाँ पर याद रखना है कौन सी चीजें हम याद रखेंगे। यहाँ पर तो हमारा डेरिवेशन खत्म हो गया, बस क्या याद रखना है, पहली बात ओमेगा स्क्वेयर इज k बाय एम हमने लिया है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ k बाय एम, पहली चीज। दूसरी चीज हमें और एक बात पता है, ये जो ओमेगा होता है दिस इज नथिंग बट 2 पाई एन। तो 2 पाई एन मतलब 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी लिख सकते हैं इसको। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अब देखो स्मॉल एन क्या है, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। टी क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो समय लगता है वो टी। सो बेसिकली यहाँ पर जो ओमेगा है इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। अब सवाल ये आता है कि सर k बाय एम को हमने सिंपली ओमेगा क्यों नहीं लिखा, ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा। तो इसका एक लॉजिक है, चलो मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखो ये रफ पार्ट है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, एग्जाम में इसका कोई यूज नहीं है। देखो एक्चुअली क्या होता है, ओमेगा इज नथिंग बट मैंने लिखा है k बाय एम। अब k तो है भैया हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L0 m1 t-2, थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। देन m इज मास, सो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 तो हट गया भैया, तो क्या बचा हमारे पास, L0 m0 t रेस्ट टू द पावर -2। कैन आई राइट दिस एज 1 अपॉन टी रेस्ट टू द पावर 2। ठीक है, तो ये एक तरीके से हो गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर, दैट इज सेकंड का स्क्वायर। ध्यान से समझो 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है, या टी रेस्ट, इसी को हम लिख सकते हैं ना टी रेस्ट टू द पावर -2, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो आपको पता होगा
एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है रेडियन पर सेकंड। अब हमारा ये जो रेडियन है वो सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बस टाइम का बचा है, तो आई कैन राइट ओमेगा इज 1/t। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज 1/t का स्क्वायर, एंड 1/t स्क्वायर इज नथिंग बट t रेज टू द पावर -2, राइट। तो ये जो t रेज टू द पावर -2 है, ये किसे सूट कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर को, सॉरी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखना था मुझे, सो ओमेगा स्क्वायर को, तो हम कह सकते हैं भैया ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, 1/सेकंड स्क्वायर। याद रहेगा आपको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने बेसिकली क्यों डिराइव किया, उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, जब हम ऑसिलेशन की स्टडी करते हैं तो इस पार्टिकल के मोशन को हमें स्टडी करना है बेसिकली। नाउ व्हेन दिस पार्टिकल मूव, जैसे ही वो मीन पोजीशन से आगे जाता है, एक लिमिट तक वो बढ़ते जाता है अपने वेलोसिटी के साथ, लेकिन जैसे ही वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक आता है, उसे अपनी स्पीड को कम करके 0 कर देना पड़ता है। फिर यहाँ से वो डायरेक्शन चेंज करता है और पार्टिकल हमारा रिवर्स डायरेक्शन में मूव होता है। अब यहाँ से फिर से 0 से लेकर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और हम कह सकते हैं कि भैया एक्सेलरेशन जो है वो पिक्चर में आ चुका है। अब ये जो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। जब हमारा पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता है और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन सबसे कम यानी 0 होता है। फिर से ये पार्टिकल जब अगर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पे फिर से आपको एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिलेगा, एंड अगेन मीन पोजीशन पर वो कम मिलेगा। यहाँ तक कि इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का भी जो मैग्नीट्यूड है वो बदलते रहता है। हम देखेंगे उसको कैसे कैलकुलेट करना है। फिलहाल हम जो समझ रहे हैं वो ये है कि ना तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ना ही वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर हमें इन दोनों पैरामीटर को, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, और साथ साथ अगर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है, तो जो कन्वेंशनल अप्रोच था, कौन सा, इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, जहां पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, ये कन्वेंशनल फॉर्मूले है, हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सारे फॉर्मूले में एक्सेलरेशन कैसे है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। और जैसे मैंने बताया, ऑसिलेटरी मोशन में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो हर पॉइंट पर चेंज होते रहता है। इसलिए हमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए एक बेस इक्वेशन, एक मदर इक्वेशन चाहिए, एंड दैट मदर इक्वेशन इज माय बेसिकली अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम, या सिंपल एसएचएम भी हम कह सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, we have to derive an expression for displacement, velocity and acceleration। तो सबसे पहले हम acceleration का जो expression है उसे derive करेंगे, then we will move towards velocity, and lastly we will be deriving our displacement का equation। So first I'm starting with acceleration, ठीक है, which is a। ध्यान से समझना, acceleration का expression find करने के लिए मैं लिख रहा हूं, we have डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, या फिर इसको पूरा लिख लेते हैं, प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर एक्स हम लिख रहे हैं। अब हमें पता है भैया डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ये जो है जनरल एक्सप्रेशन है किसका, एक्सेलरेशन का। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना एक्सेलरेशन का, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, ओमेगा की और एक्स की, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डाल देनी है, और हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है हम हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, मीन पोजिशन से मेजर करते हैं, चलेगा। और अगर राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव मानेंगे, लेफ्ट साइड में हो रहा है तो नेगेटिव मानेंगे, वो डिपेंड करेगा जैसे जैसे हमारे आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहां पर मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर टू फाइंड मैग्नीट्यूड। नाउ माइनस साइन क्या बताता है, तो माइनस साइन बताता है कि एक्सेलरेशन विल ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे फोर्स कैसे था अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही एक्सेलरेशन भी अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, यही हमारा माइनस साइन उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हमें फाइंड करना है भैया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसको मैं लिख रहा हूं ए मैक्स, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो
ये जो जनरल एक्सप्रेशन है इसी में अगर x की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो t इज टाइम पीरियड विच वुड रिमेन कांस्टेंट फॉर दैट ऑसिलेशन एंड 2 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट था, तो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन को अगर बढ़ना है तो x को बढ़ना पड़ेगा। एंड x कितना बढ़ सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा x की वैल्यू क्या हो सकती है? उसका एम्पलीट्यूड हो सकता है, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था? ए से। बेसिकली एम्पलीट्यूड का मीनिंग होता है मैक्सिमम। अगर मैं कहूँ मैक्सिमम वेलोसिटी तो उसके उसके लिए वर्ड यूज कर सकता हूँ वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। अगर मैं कहूँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। यहाँ पर सिंपली मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ एक वर्ड यूज कर रहा हूँ एम्पलीट्यूड, तो मेरे कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। सो आई कैन से when I need to calculate maximum acceleration, I can write at extreme position, at extreme position, x is equal to a, therefore जो हमारा maximum acceleration है this can be equal to plus minus ओमेगा स्क्वायर। क्या आएगा वो? प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है अब बदलती जाएगी। अगर मुझे मिनिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो मिनिमम एक्सेलरेशन जिसको हम लिखेंगे ए मीन, चलेगा? तो कैसे फाइंड होगा मिनिमम एक्सेलरेशन? तो फिर से एक काम कर लो, x की वैल्यू को सबसे कम कब रखना है? जब वो पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा। तो आई एम राइटिंग एट मीन पोजीशन x becomes equal to 0, therefore a मिनिमम क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 0 हो जाएगा। चलेगा? तो इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन को फाइंड किया है। ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है एक्सेलरेशन का तब काम में आएगा। एक्सेलरेशन का ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। सेकेंडली अब मुझे क्या फाइंड करना है? आई हैव टू फाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है? तो देखो ध्यान से समझो, हमारे पास फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन है। वी हैव डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सो आई कैन राइट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। चलेगा? अब ये जो पार्ट है एक्सेलरेशन का, देखिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ? डी डी टी ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, राइट, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है डी एक्स अपॉन डी टी होता है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल v। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड बाय डी एक्स। सो आई एम राइटिंग मल्टीप्लाई on both sides, multiply on both sides, इससे by dx। तो क्या हो जाएगा? dx उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ dt को और यहाँ पे dv को सेपरेट कर लिया है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। चलेगा? अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें पता है dx अपॉन dt होता है v। सो आई कैन सिंपली राइट v इंटू dv is exactly equal to minus of omega square x into dx। अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? v dv इज इक्वल टू, माइनस बाहर रख रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाय 2। चलेगा? फिर एक कांस्टेंट आएगा, यहां पर उस कांस्टेंट को मैं नहीं लिख रहा हूं, इसी कांस्टेंट को, यहां पर जो कांस्टेंट आएगा उसे जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तब देखेंगे क्या होगा। फिलहाल वो कांस्टेंट है लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं। तो हियर इट इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2। बचता है हमारा कांस्टेंट c। देखिए एक कांस्टेंट यहां पर भी था, लेकिन इस कांस्टेंट को मैं लेकर गया राइट साइड में, वो यहाँ इस पर्टिकुलर कांस्टेंट से माइनस हुआ होगा और जो भी बचेगा वो भी एक कांस्टेंट टर्म बचेगी और वही कांस्टेंट टर्म को हमने c से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ से तो कांस्टेंट आया ही, यहाँ से भी आया था और कंबाइनली एक हो गया कांस्टेंट c। चलेगा?
अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन खत्म नहीं होता, हमें क्या है, हमारा जो वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा या ये वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आएगा उसमें कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको मैं यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे एट एक्सट्रीम पोजिशन, एट एक्सट्रीम पोजिशन। देखिए एक्सट्रीम पोजीशन के केस में x की वैल्यू हो जाती है a। देखिए जब ये पार्टिकल निकला होगा यहां से तो एक्सट्रीम पोजीशन में x क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दैट इज a हो गया। और दूसरी चीज क्या होती है, जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, नाउ इट हैज टू चेंज डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेंज करने से पहले इट कम्स टू रेस्ट। तो जैसे वो कम टू रेस्ट होगा v becomes exactly equal to 0 here. So I can write at extreme position x is equal to a and v is equal to 0. जैसे v 0 करूंगा तो I am saying put in above equation, put in above इक्वेशन। चलो अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये टर्म हो गई 0, बचती है हमारे पास माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x के बजाय a, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो भैया c क्या हो गया, c इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। तो ऊपर के इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 1 कहता हूं तो इस वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करूंगा क्या मिलेगा मुझे, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर जाता हूं इसको। v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब 2 तो हर जगह है तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा मेरे पास, v स्क्वायर। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, शफलिंग कर सकते हैं। कैसे करूँगा मैं, देखो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो भैया ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऐड कर देंगे, तो दैट वुड बी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलेगा। और ये जो है इसे मैं लिख सकता हूं आगे v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो बदलते रहती है वेलोसिटी की। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करने का। तो इफ आई एम फाइंडिंग मैक्सिमम वेलोसिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे v मैक्स के साथ, तो ध्यान से देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर v की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो x की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास बचेगा ओमेगा एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो बनेगा a। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू 0 करने के लिए एट मीन पोजिशन x becomes equal to 0, therefore v is equal to plus minus ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाहर आ गया तो बचा v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मिनिमम वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे। तो मिनिमम वेलोसिटी ये था मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम, जिसको मैं v मिनिमम लिख रहा हूँ। इसको कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो मिनिमम क्या हो सकती है, 0। 0 कैसे आएगा, अगर मैं ए स्क्वायर से ही ए स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो ये होगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। तो x की वैल्यू को अगर a लिखना है तो ये कब पॉसिबल है, एक्सट्रीम पोजिशन पे। तो मैं लिख रहा हूँ एट एक्सट्रीम पोजिशन x बिकम्स इक्वल टू a, therefore v is equal to plus minus omega under root of a square minus a square, and that means v minimum will be equal to 0। हो गया। तो इस तरीके से हमने बेसिक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड किया है, ताकि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो
एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो, मतलब ओमेगा की अगर वैल्यू है तो हम डायरेक्टली वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। एंड लास्टली वी हैव टू सी एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो थर्ड, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए वेलोसिटी का यूज करेंगे। सो वी नो भैया v इज नथिंग बट ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, सिर्फ अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो। अब हमें पता है v क्या होता है, v इज डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए मैं डी एक्स के नीचे लेकर आ रहा हूँ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और डी टी को राइट में शिफ्ट करूंगा, सो दैट इज ओमेगा इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे I'll be writing dx upon under root of a square minus x square is equal to integration of omega dt। अब हमें पता है भैया dx अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है वो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ये है इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला। एंड हियर ओमेगा तो वैसे ही कांस्टेंट होगा, सो ओमेगा डी टी का क्या आएगा टी, और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट कंसिडर करेंगे इंटीग्रेशन का, जिसे मैं लिखूंगा फाई। क्या लिख रहा हूँ इसको, फाई। ध्यान से समझना, ये जो ओमेगा टी प्लस फाई है ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है, इसका क्या काम है समझाता हूँ। फिलहाल याद रखो दिस फाई इज एक्चुअली अ फेज कांस्टेंट। इंटीग्रेशन का तो कांस्टेंट है ही, लेकिन इसे क्या लिखा जाता है, फाई इज फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। ठीक है, याद रखना। चलो नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम, अभी हमारा पूरा एक्सप्रेशन हुआ नहीं है। देखिए ये जो साइन इनवर्स है इधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन। सो आई एम राइटिंग x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ऑफ, नाउ वी हैव ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हो गया पूरा एंगल, एंड साइन के साथ जब ये एंगल अटैच हो जाता है तो हम इसे कहते हैं फेज। चलेगा। नाउ सो x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब बात करेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की। भैया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सो समझो बात को, x इज इक्वल टू ए इंटू, ये साइन से थीटा वाला पार्ट अटैच है, तो साइन में साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1, और वो भी कब होता है, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, पाई बाय 2, राइट। या फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ए भी आ सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट साइड, जो माइनस एक्स साइड होती है ना, वहां पे अगर ये मीन पोजीशन है तो इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ मैक्सिमम टू मैक्सिमम इज पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और इस साइड हुआ तो माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड। सो माइनस और प्लस साइड, प्लस जो एम्पलीट्यूड है वो बस साइड बताते हैं कि कौन सी साइड का एम्पलीट्यूड हम कंसिडर कर रहे हैं। एनीवे अगर मैं यहाँ पर माइनस लाता हूँ तो भी वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही होगा, लेकिन उस समय जो थीटा की वैल्यू होगी दैट वुड बी 3 पाई बाय 2। तो हम कह सकते हैं भैया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए ओमेगा टी प्लस फाई का होना क्या चाहिए, या तो वो पाई बाय 2 हो सकता है और इट कैन बी 3 पाई बाय 2। अगर पाई बाय 2 है तो एक्स वुड बी पॉजिटिव, अगर वो 3 पाई बाय 2 है तो x वुड बी निगेटिव एम्पलीट्यूड। सो आई कैन राइट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए। और अगर मुझे मिनिमम एम्पलीट्यूड, सॉरी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ओमेगा टी प्लस 5 कितना आना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, या आप पाई भी लिख सकते हो, तो साइन पाई की भी वैल्यू क्या होती है, 0। सो आई कैन से ओमेगा टी प्लस 5 इफ इट इज इक्वल टू 0 और पाई, then x would always be equal to 0. So this is the minimum displacement and that was our maximum displacement. तो maximum displacement extreme positions बताएगा और minimum displacement हमारा ये mean position होगा. That would be our mean position.
अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज, ये जो थीटा वाला कॉन्सेप्ट है ना, थीटा वाला कॉन्सेप्ट, ये क्यों आया है? यहाँ जो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी जो सर्कुलर मोशन में होती थी, इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ कह रहे हैं, उसका भी यूनिट में लिख कर दे रहा था रेडियन पर सेकंड। तो ऐसा क्यों है, समझते हैं। इन अ नटशेल मैं क्या करता हूँ, सर्कुलर मोशन को एक कोरिलेट करके दिखाता हूँ आपको एसएचएम के साथ। मान लो मेरे पास इस तरीके का एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है, रिंग है इस तरीके से एक सर्कुलर, चलेगा। ये उसका डायमीटर हुआ, तो डायमीटर को हम एक प्लेटफॉर्म इमेजिन कर लेते हैं, और इस सर्कल के मैंने 4 हिस्से कर दिए हैं। मैं ऊपर से देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग फ्रॉम अबव, चलेगा। मेरा एक पार्टिकल यहां इस पोजीशन पर है, लेट्स से दिस इज अ वन पार्टिकल। इफ आई एम सीइंग फ्रॉम टॉप, इसकी जो शैडो है वो यहां पर बीच में कहीं तो गिर रही होगी, ठीक है। या फिर ऊपर से देखने पर वो मुझे सेंटर में ही दिखाई देगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो, कोई ऐसी चीज अगर मैं ऊपर से देखूं तो वो मुझे कहाँ दिखती है, सेंटर में दिख रही है। फिलहाल ये जो पोजीशन है ना वर्टिकल, लेट से दिस इज माय मीन पोजीशन, दिस इज माय मीन पोजीशन। चलो, पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, इट हैज मूव्ड समवेयर हियर, ये उसकी नई पोजीशन है। तो जब वो नए पोजीशन पर आएगा तो उसकी शैडो एग्जैक्टली नीचे बिलो दिखेगी, तो यहाँ पे दिखेगी। मतलब शैडो का जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से चल रहा है, मीन पोजीशन से आगे टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट चल रहा है, बराबर है। फिर ये पार्टिकल आ गया कहाँ पे, यहाँ इस पोजीशन पे, तो हमारी जो शैडो है उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड तक हो गया कि नहीं हो गया, यस। सो दिस पार्ट वाज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और जब ये पॉजिटिवली डिस्प्लेस्ड हुआ, तो कितना एंगल हम कहेंगे यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन तक आने के लिए पार्टिकल ने कवर किया, दैट वाज π/2। कितना था वो, π/2। तो देखिए कहा गया इक्वेशन, यस हियर a इंटू साइन ऑफ, अगर ये टोटल एंगल हो गया π/2, तो x इज इक्वल टू a, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है इट इज एट एम्पलीट्यूड। जो पार्टिकल है वो कहाँ पे होगा, एम्पलीट्यूड पे होगा। तो एक तरीके से इतना क्वार्टर सर्कुलर मोशन क्वार्टर ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यही पार्टिकल अगर आगे चले जाएगा यहाँ तक, तो इसकी अगर शैडो को मैं प्रोजेक्ट करूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो यहाँ पे दिखेगा। फिर वो आगे चला गया यहाँ तक, तो इसकी शैडो जो है फिर से मीन पोजीशन पर भी आएगी। तो जब पार्टिकल यहाँ नीचे आ चुका होगा तब एंगल कितना हुआ होगा, तब एंगल हुआ है पाई। कितना हुआ है, पाई एंगल। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए ओमेगा टी प्लस फाइव को लिखता हूँ पाई, तब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ पाई, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0। मतलब देखिए फिर से हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीन पोजीशन पर पार्टिकल है, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पर मीन पोजीशन पर प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। देन दिस पार्टिकल इज अगेन मूविंग समवेयर हियर, मान लीजिए यहाँ पे आ गया पार्टिकल, ठीक है। तो इसकी पर्टिकुलरली जो शैडो है वो भी यहीं पे है, तो हम कहेंगे कितना एंगल कवर हो चुका है अब तक, राइट फ्रॉम स्टार्ट द एंगल इज 3π/2। और अगर मैं ओमेगा टी प्लस फाइव को 3π/2 लिखता हूं, तो दैट वुड बी साइन ऑफ 3π/2 -1 होता है, एंड -1 मल्टीप्लाइड बाय ए इज x वुड बी माइनस ऑफ ए। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव साइड में है, सो दिस इज माइनस एम्पलीट्यूड। समझ में आ रही है बात। एंड अगेन वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इस पोजीशन पर आने के बाद उसने टोटल एंगल 2π कवर किया है, एंड उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। इसीलिए जो ओमेगा है, जो सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का काम करता है, इसे यहाँ हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं। वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन हुआ करता था, यहाँ पर वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। वहाँ पर जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता था, यहाँ पे होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसलिए एक सर्कुलर मोशन को हम एसएचएम के फॉर्म में या एसएचएम को सर्कुलर मोशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चलेगा। तो ये लॉजिक था बिहाइंड दिस ओमेगा टी प्लस फाइव वाला। अभी यहां तक हमने ओमेगा टी प्लस फाइव को पूरा एंगल कहा है। आप कहोगे सर ये फाइव क्या चीज है, तो फाइव बताता है, जैसे मैंने बोला था, फेस कांस्टेंट। अब थोड़ा सा भी ध्यान दे दो, वो भी समझ में आएगा आपको। अगेन मान लो दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक, चलेगा। इसके मैं 4 डिवीजन बना रहा हूं ताकि फिर से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रफली मैंने इसे 4 डिविजन्स फॉर्म कर लिए हैं।
ठीक है, चल। अब देखिए, मैं देख तो ऊपर से ही रहा हूं, यहां से मैं देख रहा था, यहां से मैं देख रहा था। अब जो पार्टिकल है हमारा वो यहाँ ऊपर नहीं है, वो थोड़ा सा दूर है। मान लीजिए इस पोजीशन पे हमारा फिलहाल एक पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल की जो शैडो है, क्या वो मीन पोजीशन पे है? नहीं है। तो मतलब अगर मैं देखूं तो हमारा जो पार्टिकल है वो हमारे इस मीन पोजीशन से कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर है। और सर्कल के सरकमफ्रेंस के अलोंग देखोगे तो उसने सर्टन एंगल ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है। पहले वो जीरो पे था, यहाँ पे देखिए, पहले पार्टिकल एंगल के हिसाब से जीरो पे था। जैसे जैसे वो मूव हो रहा था तब वो एंगल डिस्क्राइब करते जा रहा था, है कि नहीं? फिलहाल तो यहाँ पर ऑलरेडी वो इनिशियली सम पोजीशन पे है, तो ये जो इनिशियल एंगल उसने मेंटेन करके रखा है यही होता है फाई। चलेगा? तो अगर मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करूंगा, मतलब यहां से ऐसे अगर मोशन स्टार्ट करूंगा, तो हमारा पार्टिकल यहां से आगे बढ़ेगा, एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर लौटेगा मीन पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएगा, यहां से वापस आएगा, फिर जाएगा राइट। तो इस तरीके से बाद में ऑसिलेशंस पूरे चालू होंगे। लेकिन अगर मुझे इनिशियली इक्वेशन लिखना है डिस्प्लेसमेंट का, सो आई विल बी राइटिंग x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई इज माई फेज कॉन्स्टेंट रहेगा। उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मान लो ये जो पहला पार्टिकल टॉप पे है ये है ए पार्टिकल, और ये जो पार्टिकल थोड़ा पहले है इसको मैं दूसरा पार्टिकल बी बोल देता हूं। इनके अगर रोटेशन को मैं एसएचएम के फॉर्म में लेना चाहूं तो ये हो गया भैया ए पार्टिकल, दिस इज ए पार्टिकल, और ये है बी पार्टिकल। तो बी पार्टिकल जो है वो ऑलरेडी सर्टेन डिस्टेंस पहले ही आगे चल रहा है, किसके? ए के। तो जब ए का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तो बी का जो ऑसिलेशन है वो थोड़ा सा आगे चला गया होगा मीन पोजीशन के। तो हम अगर एक्स, देखिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखना चाहे तो इफ आई एम राइटिंग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ए, दैट वुड बी इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ सिंपली ओमेगा टी, और यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि वो मीन पोजीशन पे ही है, मेरे रेफरेंस पोजीशन पे है। ठीक है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ बी बनाना चाहूँ तो दैट वुड बी ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। यहां ध्यान में रखना फाई की वैल्यू हो जाएगी, आप जो भी रखना चाहो, पाई बाय 9, पाई बाय 6, है ना, कुछ भी हो सकती है। दूसरी चीज, ओमेगा टी क्या है? तो ओमेगा टी इज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड एंगल हो सकता है या इनिशियल एंगल। अगर मान लीजिए जस्ट स्टार्ट कर रहा है रोटेशन तो यहाँ पर टी की वैल्यू मैं जीरो लूंगा, टी की वैल्यू जीरो हो गई तो थीटा की वैल्यू जीरो, तो इनिशियल पोजीशन भी एट 0 डिग्री हो जाएगी। अगर टी की वैल्यू बदलेगी तो हम मानेंगे कि हो सकता है इसका पहला रोटेशन पूरा हो चुका है, अब हम दूसरे रोटेशन की बात कर रहे हैं। फिलहाल कंफ्यूज मत होइए, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये आगे चल के और ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने बस ये ओमेगा टी प्लस फाइव वगैरह क्या होता है इसे समझाने के लिए एक छोटा सा अटेम्प्ट किया है। यहाँ पे समझ में आ रही है बात तो बहुत अच्छा है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम जब हम आगे के लेक्चर्स में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फेज वगैरह समझते समय। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हमें एक सॉल्व न्यूमेरिकल देखना है। क्या दिया है? अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम. It experiences a restoring force of 0.2 Newton when its displacement from the mean position is 4 centimeter. Determine force constant, period of SHM and acceleration of the body when displacement from mean position is 1 centimeter. चलो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। क्या दिया है हमें? बॉडी का मास देकर रखा है, m इज 0.2 kg। रिस्टोरिंग फोर्स F की वैल्यू देकर रखी है, कितनी देकर रखी है भैया? 0.2 न्यूटन। और क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा है? पहली बार कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, फर्स्ट इज फोर्स कांस्टेंट K, सेकंडली टाइम पीरियड एंड थर्डली हमें पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज, जब x की वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉल्विंग ए पार्ट। हम जानते हैं K इज व्हाट? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है उन्होंने? 4 मीटर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर। तो मीटर के टर्म में ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। चलेगा? चलो लिख लेते हैं। सो K इज इक्वल टू, फोर्स इज
2 न्यूटन डिवाइडेड बाय x इज 4 इंटू 10⁻²। इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ 2, सो 2 इंटू 10 ये हो गया -1, या फिर एक काम कर लो और सिंपल करना है तो ऊपर में लिख रहा हूँ 20, सो 20 वुड बी 10⁻², 10⁻² डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 ये है -2, तो -2 कैंसिल, दैट इज 5। के की वैल्यू कितनी आ गई? 5। फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा है? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा? तो वो तो हमें पता चलता है ओमेगा से, तो हम जानते भैया ओमेगा इज व्हाट? √of k बाय m। के भी है, m भी है, तो ओमेगा फाइंड कर सकते हैं, बट ओमेगा इज नथिंग बट 2π/t, तो दिस इज √of k बाय m। तो t क्या हो जाएगा? t को मैं लिख सकता हूँ 2π√of m/k इज इक्वल टू t। चलो सॉल्व करते हैं। सो 2π जैसे का वैसा, √of m, मास कितना दिया है भैया? 0.2 kg। k की वैल्यू कितनी है? दिस इज इतनी दी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2π√of 0.2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी। देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ 2, तो नीचे हो जाएगा 50, एक एक डेसिमल शिफ्ट कर लिया है। 2 1 ज़ा 2 एंड 25 2 ज़ा 50, सो दैट इज 1/25। 25 बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा? 5। सो 2π/5, 2π/5 सेकंड इज माय टाइम पीरियड। चलेगा। इसको चाहो तो 5 को अगर 2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4, सो 0.4 टाइम्स ऑफ पाई, है ना, सेकंड इज अवर टाइम पीरियड। और थर्डली हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? लास्टली एक्सेलरेशन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे जब डिस्प्लेसमेंट है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 इंटू 10⁻²मीटर। तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब माइनस साइन का वैसे कोई तुक है नहीं, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो आई एम राइटिंग a, ओमेगा स्क्वायर इज k/m इंटू एक्स। तो k की वैल्यू इज 5, m इज 0.2, x इज 1 इंटू 10⁻²। तो अगेन आई एम राइटिंग हियर ऊपर 50, नीचे 2 इंटू 1 इंटू 10⁻² मतलब 10⁻², दिस इज 225, दैट इज 0.25। एक्सेलरेशन कैसे होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज माय एक्सेलरेशन 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है। इन SI यूनिट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन SHM इज गिवन बाय d² x/dt² इज इक्वल टू -36x। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। तो हमें फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड को फाइंड करने के लिए बोला है। देखिए फ्रीक्वेंसी और पीरियड फाइंड करना है, मतलब क्या है, अगर मेरे पास ओमेगा है, सो हम जानते हैं ओमेगा इज 2πn। यहाँ पर ये जो n है ना, ये होती है ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, और वही फ्रीक्वेंसी हमें पूछा है। और अगर टाइम पीरियड निकालना है तो 1/n कर लेंगे, सो वी विल बी गेटिंग द टाइम पीरियड। चलो सॉल्व करते हैं। उसके पहले हम क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, कैन आई राइट ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट 36। बिल्कुल, ओमेगा स्क्वायर क्या है? 36, तो ओमेगा कितना हो गया? 6 हो गया। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वी नो भैया, ओमेगा इज 2πn, देयरफॉर n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, दैट इज 6/2π, दिस इज n। और फ्रीक्वेंसी किस में होती है? हर्ट्ज में। इसको आप चाहो तो और डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये? n इज इक्वल टू 6/2 इज 3, 3/π, पाई को मैं अगर 22/7 लिखता हूँ तो ऊपर चला गया 7, दैट वुड बी 21/22। या तो ऐसे सॉल्व कीजिए या फिर डायरेक्टली आप कर लो 3/3.14। सो समथिंग इसका ना 0.9 समथिंग में आंसर आएगा। सो इट इज 0.955 तक आता है। सो दिस इज n इज इक्वल टू 0.955 हर्ट्ज। अब हमें क्या निकालना है भैया? टाइम पीरियड। तो t इज 1/n, सो दैट इज 1/0.955। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3.14 डिवाइडेड बाय 3 मिलेगा।
सेकंड। तो सॉल्व करोगे तो दैट वुड बी 1.05 सेकंड। दिस इज द टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? A body oscillates with simple harmonic motion according to the given equation x is equal to 6 cos of 3 pi t plus pi by 9. The differential equation represented by the given, यहाँ में से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो इस पर्टिकुलर ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? देखिए, डिस्प्लेसमेंट का हमने एक एक्सप्रेशन देखा है a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, जानते हैं हम सब लोग। मान लो कि फाई की वैल्यू है पाई बाय 2, कितनी वैल्यू है? पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब देखो, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 2 क्या होता है? कॉस थीटा, राइट? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को आप साइन के भी फॉर्म में लिख सकते हो, कॉस के भी फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो फाई है वो पाई बाय 2 आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं सर्कल और एसएचएम को थोड़ा कोरिलेट करके देखूं तो हमारा पार्टिकल फिलहाल कहाँ पे है? एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एंड नाउ इट विल बी मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब ऑसिलेशन को हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं, या एक तरीके से कह लीजिए ऑसिलेशन का जब हम स्टडी करते हैं एंड वी से द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन से जब पार्टिकल मूव होता है और हमें उसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है फ्रॉम मीन पोजीशन, तब हम क्या करते हैं? साइन के बजाय कॉस वाला इक्वेशन यूज करते हैं। और कॉस का इक्वेशन भी x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, आपको समझ में आना चाहिए। साइन लिख रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि भैया पार्टिकल कहां से मूव होना स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन से। अगर कॉस का इक्वेशन है तो वो एक्सट्रीम पोजीशन से मूव हो रहा होगा। सो आई कैन राइट हियर x इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब क्या करेंगे? हमारा जो गिवन इक्वेशन है इसे हम कंपेयर करने वाले हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? इसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ। गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 3 इंटू पाई टी प्लस पाई बाय 9। एक काम कीजिए, 3 को अंदर लेके जाएंगे तो 6 इंटू कॉस ऑफ ये हो जाएगा 3 पाई इंटू टी प्लस पाई बाय 9। यहाँ पे ये जो 3 पाई है ये किससे एनालॉगस दिख रहा है मुझे? ओमेगा से। तो मैं कहूँगा भैया अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो तो मेरा ओमेगा आ गया है 3 पाई। चलेगा? अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। चलो फट से, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? 3 पाई का स्क्वायर, दैट इज 9 पाई का स्क्वायर, बचा है x। तो माइनस ऑफ 9 पाई स्क्वायर एक्स कौन सा इक्वेशन है? ये सी। तो सी जो ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलेगा? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मास m suspended from a spring stretches it by 5 centimeter when on the surface of earth। देखो, ये मान लेते हैं अर्थ का सरफेस है, ठीक है? ये ऐसा अर्थ का सरफेस है। यहाँ पर हमने कोई ऐसी एक स्ट्रिंग लगा ली है और स्ट्रिंग के नीचे ऐसा बॉब लगाया है। चलेगा? अब बोल क्या रहे हैं? इस बॉब का मास है m और वो स्ट्रिंग को 5 सेंटीमीटर से स्ट्रेच कर रहा है। तो चलो देख लेते हैं। सो ये है भैया हमारी स्ट्रिंग, दिस इज बॉब। सो व्हेन ऑन द ग्राउंड और एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू फोर्स, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास m, वो क्या होता है? mg। यही है हमारा फोर्स। बिकॉज ऑफ दैट कितने सेंटीमीटर का एक्सटेंशन मिला है? 5 सेंटीमीटर का। The mass is taken to the height of 1600 km above the earth's surface and again suspended from the same spring at this altitude. The extension of the spring is radius of earth देकर रखा है। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने अर्थ का सरफेस कहाँ कंसिडर किया था? नियर, जहाँ पर हमारा पेंडुलम है वो नियर टू द अर्थ सरफेस कंसिडर किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? इस पेंडुलम वाले सेटअप को यहाँ से अर्थ के सरफेस से लेकर जा रहे हैं 1600 किलोमीटर पर। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर वो सेटअप है
तो जो फोर्स लगने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कम लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है कम होता है। अब इसके कारण उन्होंने पूछा है कि जो नया एक्सटेंशन होगा वो कितना होगा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स एच। ध्यान से समझो, यहाँ पर फिलहाल ऑसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसके कारण एक्सटेंशन आ रहा है, तो पार्टिकल का जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रिंग का एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। इसलिए मैं लिख सकता हूँ भैया F is directly proportional to X and similarly F dash will be directly proportional to XH, या आप लिखो FH is directly proportional to XH। कहाँ तक? जब वो सर्टन अल्टीट्यूड पे है, और ये कहाँ पर है? अर्थ के सरफेस पर है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सो आई एम राइटिंग F is directly proportional to X, F is nothing but mg, so mg is directly proportional to X। This is my equation 1। और सेकंड क्या होगा? एफ एच, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉब व्हाइल स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग एट हाइट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एच। वो इतना एक्स एच जितना क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट लाएगा, मतलब एक्सटेंशन लाएगा। तो आई एम राइटिंग दिस एफ एच एज एम इंटू जी एच विच इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एच। मुझे एक्स एच फाइंड करना है, सो मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूँ भैया बाई इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? एम जी एच डिवाइडेड बाई जी एम जी इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ एच अपॉन एक्स एच अपॉन एक्स। ठीक है, तो एम एम कैंसिल हो गया, बचता है जी एच अपॉन जी। अब देखिए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बेसिक फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अगर मैं अर्थ का सरफेस काउंट करूं तो जी होगा जी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ अर्थ। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी एम अपॉन आर प्लस हाइट उसका होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हमें देखना है, यूज करना है। तो आई एम राइटिंग, देखो भैया, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू एक्स एच अपॉन एक्स। सो जी एच इज जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और नीचे जी है तो उसको मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर अपॉन जी एम इज इक्वल टू एक्स सफिक्स एच अपॉन एक्स। जी एम कैंसल। अब आर देखिए, आर स्क्वायर, तो आर कितना है भैया? 6400 डिवाइडेड बाय 6400 प्लस एच दिया था 1600 किलोमीटर, राइट। इसका हो गया ये टोटल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एच जो हमें फाइंड करना है डिवाइड बाय एक्स। अब देखो ये रेशो में है, इनको मैंने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो सेम ही मिलेगा। और ये जो किलोमीटर है उसको मीटर में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका भी रेशो क्या मिलेगा मुझे? सेम मिलेगा। तो देखिए ये हो गया 6400 डिवाइडेड बाय 6400 प्लस 16 इज 8000, राइट? यस, 8000। और फिर ये हो गया इसका टोटल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एच अपॉन एक्स। सो ये 2 जीरो हट गए, ऊपर 64 नीचे 80, 16 से डिवीजन होगा, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80, सो 4/5 का स्क्वायर। तो 4/5 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स एच अपॉन एक्स। मुझे एक्स एच फाइंड करना है, सो एक्स टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इज 25। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू दी है 5 मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू एक्स एच। 5 5 5 25, और ये आ जाएगा 3.2। एक्स सेंटीमीटर में था तो इसको भी मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा। तो एक्स एच इज 3.2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए चलेगा। इजी था, बस आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको लॉन्ग वे में लिखा है, चलेगा। बस हमें क्या है? रेशो ही लेना है और कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी तक जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था ऑसिलेशन का उसको डिस्कस किया है, और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सीईटी के और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसे भी देख लिया है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर की ओर, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पढ़ेंगे और भी कई तरीके से जो एक्सप्रेशंस आते हैं इंपॉर्टेंट ऑसिलेशन में उन्हें भी समझेंगे। तो अब मिलते हैं हमारे